everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो आज है हमारी वन शॉट लेक्चर सीरीज का डे 8 और आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 8, हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप ये सीरीज आप लोगों को अच्छी लग रही है, आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है। तो जैसा भी आपका रिस्पॉन्स है मुझे कॉमेंट्स में बताना। देखो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट बचपन से पढ़ते आ रहे हो। एनवायरनमेंट क्या है? एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें क्या है? हमारे एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। हमारे इर्द गिर्द जो माउंटेन्स हैं, जो रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, सनलाइट है, विंड एनर्जी है, इतने सारे पेड़ पौधे हैं, दूसरे क्रिएचर्स है, एनिमल्स हैं, छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने सारे मिनरल्स है, सब कुछ क्या है? हमारे ही एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। तो एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भी एनवायरनमेंट की एक डेफिनेशन देता है कि एयर, वाटर, लैंड, ये तीनों चीजें क्या है? हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है। इन तीनों चीजों के बीच में जो रिलेशन है, इन तीनों चीजों के आपस का जो रिलेशन है, वो क्या है? हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है। ये तीनों चीजें हम पर कैसे अपना इंपैक्ट डालती हैं? हम ह्यूमन बीइंग्स, अर्थ के जो दूसरे क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम सब आपस में कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ये सभी कुछ क्या है? हमारे एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। समझ में आया? अब देखो जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होते हैं बायोटेक कंपोनेंट्स, बचपन में पढ़ा है, और एक होते हैं अबायोटेक कंपोनेंट्स। बायोटेक एलिमेंट्स बोले तो अर्थ की जितनी भी चीजें, जो लिविंग चीजें हैं, जो सांस लेती हैं, वो सारी चीजें किसमें आती हैं? बायोटेक कंपोनेंट्स के अंदर। जैसे ह्यूमन बीइंग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। तो जिनमें भी जिंदगी है ना, जो जिंदा रहते हैं, सांस लेते हैं, वो सब क्या है? बायोटेक एलिमेंट्स हैं। वहीं अर्थ की वो चीजें जो लिविंग थिंग्स नहीं है, जो सांस नहीं लेती, लेकिन हमारे अर्थ का एक पार्ट है, हमारे एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, बोले तो सनलाइट है, वाटर है, हमारी सॉइल है, माउंटेन्स है, ये क्लाइमेट है, ये सब चीजें किसके अंदर आती हैं? अबायोटेक कंपोनेंट्स में। किस में आती हैं? अबायोटेक कंपोनेंट्स। तो लिविंग थिंग्स क्या है? बायोटेक कंपोनेंट्स। नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? अबायोटेक कंपोनेंट्स। समझ में आ गया? अब देखो ये जो एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट का क्या काम है? एनवायरनमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है, या फिर एनवायरनमेंट के क्या क्या फंक्शंस है? तो नंबर 1 हमारे पास में आता है एनवायरनमेंट ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। एनवायरनमेंट हमें क्या देता है? रिसोर्सेज देता है प्रोडक्शन करने के लिए। प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। कोल चाहिए होता है, पेट्रोल चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, सॉइल चाहिए होती है, बहुत सारे अदर मिनरल्स चाहिए होते हैं। ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? हमारे एनवायरनमेंट से मिलती है। तो एनवायरनमेंट हमें हर तरह के रिसोर्सेज देता है। और जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं ना, तो रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे, चाहे हम कितना भी यूज कर लें। फॉर एग्जांपल सनलाइट है या फिर विंड एनर्जी है। वहीं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिन्हें बनने में बहुत समय लगता है। अगर हम ऐसे ही यूज करते जाएंगे तो एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएंगे। कोल, पेट्रोलियम, तो ये सारे रिसोर्सेज हमें कहां से मिलते हैं? एनवायरनमेंट से मिलते हैं। एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ। एनवायरनमेंट है तो जिंदगी है, अदरवाइज जिंदगी नहीं है। जिंदा रहने के लिए एयर चाहिए, वाटर चाहिए, सॉइल चाहिए, बहुत सारे मिनरल्स चाहिए। सारी चीजें हमें कहां से मिल रही हैं? हमारे एनवायरनमेंट से मिल रही हैं। एनवायरनमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट। एनवायरनमेंट अपने अंदर वेस्ट को भी संभाल लेता है। हम लोग जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इतना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, इतना सारा वाटर पॉल्यूशन, इतना सारा एयर पॉल्यूशन, कंजम्पशन के प्रोसेस में घर में खाना खाते हैं, कितना सारा वेस्ट जनरेट होता है। ये सारा वेस्ट कहाँ जा रहा है? ये सारा वेस्ट एनवायरनमेंट अपने अंदर समा लेता है। और लास्ट है एनवायरनमेंट इन्हांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये जो एनवायरनमेंट है, ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, हमारी लाइफ को सुंदर बनाता है। हम लोग हमारी वेकेशंस के लिए माउंटेन्स देखते हैं, रिवर्स देखते हैं, ओशियंस देखते हैं, ब्यूटीफुल ग्रीनरी देखते हैं। सब कुछ किसका पार्ट है? हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है। हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बना रहा है। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? अब देखो हम लोग बात करते हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस की। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एनवायरमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी क्राइसिस है। तो देखो जब हम एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, क्राइसिस की बात करते हैं, तो हमारे पास में दो तरह की क्राइसिस आती हैं। एक होता है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट, दूसरा होता है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट। देखो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट का मतलब है एनवायरमेंट की भी तो एक कैरी करने की कैपेसिटी है। एनवायरमेंट इतने रिसोर्सेज बना सकता
है, इतने रिसोर्सेज वो जनरेट कर सकता है, लेकिन हम इतने रिसोर्सेज खर्च कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट इतने सारे रिसोर्सेज कैसे बनाएगा? एनवायरनमेंट इतने रिसोर्सेज बना सकता है, जनरेट कर सकता है, लेकिन हम इतने रिसोर्सेज खर्च कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी को चैलेंज कर रहे हैं। पहली प्रॉब्लम हो गई। दूसरा है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की कैपेसिटी है कि वो वेस्ट को अपने अंदर समा सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। एनवायरनमेंट का काम है वो इतने वेस्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन हम इतना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। एनवायरनमेंट इतना वेस्ट एब्जॉर्ब कर लेगा, हम इतना वेस्ट जनरेट करे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम एनवायरनमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी को चैलेंज कर रहे हैं। तो यही दो प्रॉब्लम्स क्या हैं? एनवायरमेंटल क्राइसिस हैं। और आज इन प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा एनवायरनमेंट खराब होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेटिक चेंज, कभी भी बिन मौसम बरसात हो जाती है, हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है, हमारे जो इतने सारे रिसोर्सेज है वो डे बाय डे खत्म होते जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? हमारी एक्टिविटीज की वजह से हम हमारे एनवायरनमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। समझ में आया? अब देखो, जब हम इन क्राइसिस की बात करते हैं ना, एनवायरमेंटल क्राइसिस, तो हमारे सामने आता है कि भाई एनवायरमेंटल क्राइसिस के पीछे क्या क्या कॉजेस है, क्या क्या कारण है। तो नंबर 1 कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हमारी पॉपुलेशन हर चीज की जड़ है, हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अब इतनी सारी पॉपुलेशन रहेगी कहाँ? तो पॉपुलेशन को रखने के लिए पेड़ काटे जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन करा जाता है, फॉरेस्ट को क्लियर करा जाता है, और वहां पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करी जाती है। क्या है? एनवायरमेंटल क्राइसिस है, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। सेकेंड है पोवर्टी, गरीबी। हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, और ये गरीब लोग पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं? ट्रीज कट करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, और उसके बाद में उन लकड़ियों को बेच के ये पैसा कमाते हैं। तो वही है, अपना जीवन चलाने के लिए ये पेड़ काट रहे हैं। अगेन क्या हो रहा है? एनवायरमेंटल क्राइसिस है। थर्ड है इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। जो आज लोग रूरल एरिया से माइग्रेट हो के अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, तो ये लोग रहेंगे कहाँ? इनके रहने के लिए अगेन फॉरेस्ट को क्लियर करा जाएगा, पेड़ काटे जाएंगे, रेजिडेंशियल एरिया सेटअप करे जाएंगे, सोसाइटीज बनाई जाएंगी, इंडस्ट्रीज बनेंगी। तो वही है, इसकी वजह से भी क्या हो रहा है? एनवायरमेंटल क्राइसिस को हम जन्म दे रहे हैं। इतना सारा हम लोग जो एग्रीकल्चर के अंदर इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, सोच के देखो, एक टाइम तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे लैंड की फर्टिलिटी खराब होती जाती है, और वो जो केमिकल से भरा हुआ पानी है वो नदियों में बहाया जाता है। कितना सारा वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, लैंड भी डिग्रेड हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है। फिफ्थ है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये बेसिकली कहाँ देखने को मिलता है? हमें अर्बन एरियाज में देखने को मिलता है। इतना सारा जो इंडस्ट्रीज खुले जा रही हैं, इन इंडस्ट्रीज की वजह से एयर पोल्यूशन होता है, इतना सारा गंदा स्मोक निकलता है। इंडस्ट्रीज का वो केमिकल से भरा हुआ पानी, लेदर का पानी, कोयले वगैरह का पानी जो है वो नदियों में बहाया जाता है, वाटर पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देखने मिलती हैं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह कि एक इंसान भी घर से बाहर निकल रहा है और अपनी खुद की पर्सनल 4 व्हीलर लेकर निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक्टिवा पर चल जाए, ऐसा नहीं है कि बस वगैरह यूज कर ले। हम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है, एक जना घर से निकल रहा है, गाड़ी लेकर निकलेगा। तो कितना ज्यादा हम लोग एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, नॉइज पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। और लास्ट है डिसरिगार्ड फॉर द सिविक नॉर्म्स। हम खुद कितना सिविक नॉर्म्स फॉलो करते हैं? सरकार इतने रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है, हम कौन से फॉलो करते हैं? हम खुद लाउड स्पीकर्स चलाते हैं लेट नाइट तक, हम खुद कचरा जो भी होता है, कुछ खाया गाड़ी के अंदर, कुरकुरे का जो पैकेट है वो रोड पर फेंक दिया, रोड पर कचरा डाल रहे हैं, इतना सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो हम वाटर बॉडीज में बहा रहे हैं। तो हम खुद भी तो सिविक नॉर्म्स, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे। ये सारे कारण हैं, इन सब वजह से हमें क्या देखने मिलता है? एनवायरमेंटल क्राइसिस। समझ में आ गई यहाँ तक बातें? आगे देखो, एक क्वेश्चन आता है, एनवायरमेंटल क्राइसिस हैव हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पहली बात तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कुछ पाने के लिए हम जो कुछ सेक्रीफाइस करते हैं ना, उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। अच्छा स्कोर करने के लिए आप पढ़ रहे हो तो आप क्या सेक्रीफाइस कर रहे हो? आप अपनी नींद सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप अपना जो भी है फ्रेंड्स के साथ में पार्टी करना सेक्रीफाइस कर रहे हो, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कुछ पाने के लिए जो हम कुछ खो देते हैं ना, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। तो आज हम हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के चक्कर से एनवायरमेंटल क्राइसिस कर रहे हैं।
क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, हम क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं। देखो हम जो इतना सारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, खुद ही खुद का डेवलपमेंट करे जा रहे हैं, ऐसा डेवलपमेंट कर रहे हैं कि सारे रिसोर्सेज को हम खर्च करते जा रहे हैं। हमने सारे रिसोर्सेज खत्म कर दिए कि आज नदियां सूखने लग गई हैं। इवन जो पानी जैसी चीज है जो फ्री में मिलता है वो आज एक गुड बन चुका है, एक वस्तु बन चुका है कि पानी के लिए हमें पे करना पड़ता है, आरओ लगवाना पड़ता है, बिस्लरी की बोतल खरीदनी पड़ती है। हम खुद इतने सारे रिसोर्सेज को खत्म करते जा रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, बिल्कुल भी अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है। खुद का ही डेवलपमेंट करेंगे, सारे रिसोर्सेज को खत्म कर देंगे। तो हम सारे रिसोर्सेज को खत्म करते जा रहे हैं। आज हमारी सरकार को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इतना पैसा खर्च करना पड़ता है। सरकार ढूंढ रही है यार नए रिसोर्सेज कहां पर है, सरकार नए मिनरल्स खोजने में पैसा खर्च कर रही है। कहीं ना कहीं हमारा जो एनवायरमेंट खराब होता जा रहा है, हमारा कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल भी तो बहुत बढ़ता जा रहा है ना कहीं हमें सांस लेने में प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, फ्रेश एयर नहीं मिल रही, फ्रेश वाटर नहीं मिल रहा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन है, इसकी वजह से बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, वाटर बॉर्न डिजीजेस, डायरिया, कॉलेरा वगैरह देखने मिलता है। और कहीं ना कहीं हम जो इतनी सारी ग्रीन हाउस गैसेज एनवायरमेंट में रिलीज कर रहे हैं, एसी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहे हैं, फ्रिज से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है, ये सारी चीजों की वजह से हमारा अर्थ गर्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट होती जा रही है, बिन मौसम बरसात, कभी भी हमारा क्लाइमेट चेंज हो जाता है। सरकार बहुत पैसा खर्च करती है इन सारी कंडीशंस को सुधारने के लिए। तो कुछ पाने के लिए हम लोगों ने ये सारी चीजें क्या कर दी, सेक्रीफाइस कर दी। समझ में आया। आगे देखो, अब हम बात करते हैं दो बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। एक प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग, दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास में आती है ओजोन डिप्लीशन। दोनों में से एक पर क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। देखो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है आज हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, आज हमारा अर्थ एकदम गर्म होता जा रहा है, इतना गर्म हो रहा है कि जो पोलर आइस है वो पिघल रही है, कभी भी सुनामी आ जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं। तो वही है, ये जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हमारा अर्थ इतना गर्म होता जा रहा है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। सिर्फ इंडिया का मुद्दा नहीं है, पूरे वर्ल्ड का मुद्दा है, हमारे पूरे अर्थ का ये मुद्दा है। समझ में आया। और ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस है। ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, इतना सारा एयर पॉल्यूशन है, इतना सारा हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। पेड़ हम काट रहे हैं, पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं। ट्रीज ही कट कर देंगे तो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगी। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज हो रही है, इस वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। रीजन मैंने आपको बता दिया, हम लोग जो ट्रीज कट कर रहे हैं उसकी वजह से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है। हम लोग जो इतना सारा कोल और पेट्रोल बर्न करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, कंजम्पशन प्रोसेस के अंदर, उससे CO2 रिलीज होती है, मीथेन रिलीज होती है, नाइट्रियस ऑक्साइड रिलीज होती है। कैटल प्रोडक्शन होता है, कई लोग पशुपालन करते हैं, गाय भैंस वगैरह रखते हैं, तो उनका जो वेस्ट होता है ना, एनिमल्स का जो वेस्ट होता है, उससे मीथेन रिलीज होती है। सब चीजें क्या कर रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग कर रही हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि जो हमारी पोलर आइस है वो पिघलती जा रही है। कभी भी हमारी कंट्री में, हमारे पूरे वर्ल्ड में फ्लड्स आ जाते हैं, सुनामी आ जाती है, हमारा क्लाइमेट, एक जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है ना, वो बैलेंस डगमगा रहा है। और कहीं ना कहीं इसका सबसे ज्यादा असर किस पर होगा, पुअर कंट्रीज पर होगा। रिच कंट्रीज तो फिर भी उभर कर आ जाएंगे, उनके पास में साधन है, पुअर कंट्रीज को सफर करना पड़ेगा। समझ में आ गई पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम होती है ओजोन डिप्लीशन। एक बार यहीं पर समझ लो, देखो जो हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ की सराउंडिंग में एक लेयर होती है, जिस लेयर का नाम क्या होता है, ओजोन लेयर। क्या नाम होता है, ओजोन लेयर। हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती है ना, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर वगैरह। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ये ओजोन लेयर पाई जाती है। और ये जो ओजोन लेयर होती है, ये हमें सन की हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती है। आज हमारी एक्टिविटीज की वजह से जो हम इतने सारी ग्रीन हाउस गैसेज एनवायरनमेंट में रिलीज कर रहे हैं, इस ओजोन लेयर के अंदर होल हो गया है और सन की हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हम तक पहुंचने लगी है। और ये रेडिएशंस बहुत नुकसानदायक हैं। आईज में कैटरेक्ट करती हैं, मोतियाबिंद करती हैं, स्किन कैंसर करती हैं, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता जा रहा है, क्विक एजिंग हो रही है, जल्दी जल्दी हम बुजुर्ग दिखने लगे हैं। सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हम तक पहुंचने लगी हैं। इसे हम लोग बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन। वही लिखा है, हमारे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एक लेयर है जिसका नाम है ओजोन लेयर। ये लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है सन की हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से। लेकिन आज जो हम इतना सारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज कर रहे हैं, एसी और फ्रिज यूज
करके, फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज करके ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स हम रिलीज कर रहे हैं। इन सब की वजह से इस लेयर में होल हो गया है, लेयर क्या होती जा रही है, डिप्लीट होती जा रही है। अगेन हमारी कंट्री का मुद्दा नहीं है, पूरे ग्लोबल लेवल का ये एक मुद्दा है। इसका असर क्या होता है बता दिया मैंने, स्किन डिजीजेस होती हैं, सनबर्न होते हैं, स्किन कैंसर देखने को मिलता है, आई कैंसर देखने को मिलता है, आंखों में कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद हो जाता है, क्विक एजिंग देखने को मिलती है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो रहा है। और तो और जानवरों के लिए और भी खराब है क्योंकि उनके पास में क्लोथ्स भी नहीं है। समझ में आ गया ये मुद्दा भी। आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक आता है स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया। हमारे एनवायरनमेंट की बात करते हैं, पर्टिकुलरली इंडिया की बात करेंगे। तो देखो हमारे पास में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, बहुत सारी सनलाइट है, बहुत सारी विंड एनर्जी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। हमारे पास में बहुत सारा फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ लैंड हमारे पास में, जिस पर हम बहुत सारी क्रॉप्स उगा सकते हैं। हमारे यहाँ की ब्लैक सॉइल इतनी शानदार है कि हम बहुत अच्छा कॉटन ग्रो करते हैं, दूसरी कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करते हैं। और तो और हमारे पास में बहुत सारा गोल्ड है, लेड है, डायमंड है, बॉक्साइट है, मैग्नीज है, बहुत सारे मिनरल्स हमारे पास में है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है ना, दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है, ये दुनिया है, दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 18% पॉपुलेशन हमारे देश में रह रही है। सोचो 18% पॉपुलेशन हमारे देश में रह रही है, लेकिन अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें, अगर हम लैंड की बात करें, तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 2.5% एरिया ही है। 18% पॉपुलेशन हमारे देश में रह रही है, लेकिन हमारे पास में 2.5% ही ज्योग्राफिकल एरिया है, लैंड है। और 21.9 यानी कि 22% पॉपुलेशन हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि बहुत बहुत ज्यादा गरीब है। सोच के देख लो, इतनी पॉपुलेशन को हम पाल रहे हैं, लैंड इतना सा है, पॉपुलेशन गरीब है हमारी, तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो देखने को मिलेगा, एनवायरमेंट तो खराब होगा ही। हमारे एनवायरमेंट की कैपेसिटी है रिसोर्सेज को बनाने की, कोल पेट्रोल बनाने की, लेकिन जितनी उसकी कैपेसिटी है हम उससे ज़्यादा क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। मैंने बताया था एनवायरमेंट अपने अंदर वेस्ट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसका कैपेसिटी है वो इतना वेस्ट एब्जॉर्ब कर सकता है। हम इतना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन है, हमारा एनवायरमेंट क्या हो रहा है, डे बाय डे खराब हो रहा है। तो देखो जब हम रूरल एरियाज की बात करें तो रूरल एरियाज में इतनी पॉवर्टी है, इतनी गरीबी है कि लोग क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ट्रीज कट करते हैं और उन वुड्स को बेचकर वो पैसा कमाते हैं, अपना जीवन चलाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वुड्स को बेचकर पैसा कमा रहे हैं। और उन वुड्स से वो कई बार क्या करते हैं, घर में चूल्हा भी जलाते हैं, अपने डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी वो उन वुड्स को यूज कर रहे हैं। तो गाँव में इस तरह से क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। वहीं अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो यहाँ पर तो इतना प्रोडक्शन हो रहा है, इतनी इंडस्ट्रीज वगैरह है कि अलग अलग तरह का एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं। दोनों जगह पर अलग अलग कारण है। वही लिखा है कि प्रोडक्शन एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है अर्बन एरियाज में, तो रिसोर्सेज को हम क्या कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, सारे नेचुरल रिसोर्सेज हम खत्म करते जा रहे हैं, कोल पेट्रोल वगैरह। वहीं गाँवों के अंदर पॉवर्टी है तो हम हमारे रिसोर्सेज का मिसयूज कर रहे हैं, पेड़ काट के उन पेड़ों को बेच के लोग पैसा कमाते हैं। तो समझ में आया इंडिया की कैसी कंडीशन है, सब कुछ अच्छा होते हुए भी हमारे यहाँ पर इतनी ज्यादा एनवायरमेंटल क्राइसिस क्यों है। करेक्ट है यहाँ तक। आगे बढ़े तो देखो हमारे पास में टॉपिक आता है प्रिंसिपल कंसर्न्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जब हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करते हैं कि हमारा एनवायरमेंट खराब हो रहा है, तो हमारे पास में 5 मेन कंसर्न्स, मेन इश्यूज आते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, हमारा लैंड खराब होता जा रहा है, फर्टिलिटी खत्म होती जा रही है, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आज इतने सारे जानवर हैं और इतने सारे फ्लावर्स हैं, पक्षी हैं जो क्या होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, एंडेंजर्ड हैं, खत्म होने की कगार पर है। हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है क्योंकि हम फॉरेस्ट को क्लियर करते जा रहे हैं और वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। ये 5 क्या है, हमारे प्रिंसिपल कंसर्न्स है, मुद्दे हैं। नंबर 1 क्या आता है हमारे पास में, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। हमारा लैंड खराब होता जा रहा है, हमारे लैंड की फर्टिलिटी खत्म होती जा रही है, सॉइल इरोजन होता है। जब टॉप मोस्ट लेयर जो होती है ना सॉइल की, वो उड़ जाती है, हट जाती है, उसे हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। बहुत ज़्यादा हम केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वाटर लॉगिंग होता है, एक ही जगह पर पानी इकट्ठा हो गया। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, थोड़े टाइम तक तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, लेकिन धीरे धीरे लैंड की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। फिर वो लैंड ऐसा हो जाता है, बंजर हो जाता
जाता है, ये डिग्रेडेशन ऑफ लैंड है। कोई भी 5-6 रीजंस लिख देना कि इतना सॉइल इरोजन हो रहा है, टॉप मोस्ट लेयर जो है वो सॉइल की उड़ती जा रही है, इतना ज़्यादा फॉरेस्ट में आग वगैरह लग जाती है, हम डिफॉरेस्टेशन वगैरह करते हैं, कई बार गाय भैंस को चरने के लिए छोड़ देते हैं तो वो सारी फसल को खराब कर देते हैं, प्रॉपर घास वगैरह वो सब कुछ खा जाते हैं, हम जो इतना सारा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करा जा रहा है, वहां पर रेजिडेंशियल एरियाज बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जा रही हैं, इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन भी होना चाहिए प्रॉपर, ये क्रॉप उगाओ उसके बाद में ये क्रॉप उगाओ उसके बाद में ये क्रॉप उगाओ, हम कभी भी कोई भी क्रॉप उगा देते हैं, उसकी वजह से भी हमारे लैंड की फर्टिलिटी खत्म होती जा रही है। तो अब हमारा धीरे धीरे लैंड जो है वो आने वाले टाइम में उपजाऊ नहीं रहेगा। दिस इज डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। सेकेंड आता है एयर पॉल्यूशन। जब एयर के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस एंटर हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। ना हमारे लिए सही है, ना दूसरे जीव जंतुओं के लिए सही है, एनिमल्स वगैरह के लिए, ना प्लांट्स के लिए सही है, सबके लिए खराब है। दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस, ये हार्मफुल सब्सटेंसेस है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एयर में प्रेजेंट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्रेजेंट है, मीथेन प्रेजेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, ये सारी चीजें जब एयर में आ जाती हैं तो वो एयर कहीं ना कहीं हमारे लिए अनफिट हो जाती है। इसकी वजह से हाइपरटेंशन भी होता है, अस्थमा भी होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ये एयर पॉल्यूशन है। हमें पता है वैक्यूलर एमिशन यानी कि व्हीकल्स वगैरह की वजह से होता है ये एयर पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इतनी सारी इंडस्ट्रीज से जो इतना सारा स्मोक निकलता है, स्पेशली मैं अगर कोल इंडस्ट्रीज की बात करूं या फिर प्लास्टिक इंडस्ट्रीज की बात करूं, लेदर इंडस्ट्रीज की बात करूं, बहुत सारा स्मोक निकलता है, इससे क्या होता है एयर पॉल्यूशन होता है। थर्ड आता है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन भी पता है जब पानी के अंदर हमारी जो वाटर बॉडीज हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ओशियंस हैं, इनमें जब हार्मफुल सब्सटेंसेस एंटर हो जाते हैं ना, टॉक्सिक सब्सटेंसेस जिस पानी को पीने से हमारी तबीयत खराब हो सकती है, उसे हम बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। ऐसा पानी पी लिया ना तो मतलब डेथ भी पॉसिबल है, जैसे डायरिया देखने को मिलता है, कोलेरा हो जाता है, टाइफॉइड, पोलियो जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। और कारण क्या है कि हम लोग हमारा घर का कचरा कई बार क्या करते हैं, इन्हीं नदियों में, पानी की जो स्ट्रीम्स है उनमें बहा देते हैं। इतना सारा इंडस्ट्रीज का केमिकल से भरा हुआ पानी इन नदियों में बहाया जाता है। एग्रीकल्चर रन ऑफ, जो इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स यूज करा हुआ एग्रीकल्चर का पानी है वो नदियों में बहाया जाता है। थर्मल पावर हाउस से राख के साथ में मिलकर जो पानी आ रहा है वो इन नदियों में बह जाता है। कहीं ना कहीं कितना ज्यादा वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, ये पानी अनफिट हो जाता है हमारे पीने के लिए। फिर आता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। धीरे धीरे हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है, हम लोग फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। जानवर कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं, उन फॉरेस्ट को हम क्लियर कर रहे हैं, वहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग सेटअप कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 बाय द वर्ल्ड वाइड फंड। ये रिपोर्ट क्या कहती है कि इंडिया के अंदर कम से कम 12% तो वाइल्ड मैमल स्पीसीज जो बच्चों को जन्म देते हैं हमारी तरह, ह्यूमन बींग्स की तरह, जैसे बंदर वगैरह हो गए, 3% बर्ड्स और 19% एम्फीबियंस यानी कि जो पानी में भी रहते हैं और जो लैंड पर भी रहते हैं, ये एंडेंजर्ड है यानी कि खत्म होने की कगार पर है। तो हमारी बायोडाइवर्सिटी, हमारे जानवर, हमारे इतने सारे पेड़ पौधे खत्म होते जा रहे हैं। जैसे बंगाल टाइगर की बात करते हैं, एशियाटिक लायन की बात करते हैं, स्नो लेपर्ड की बात करते हैं। समझ में आया? हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हम ट्रीज कट कर रहे हैं। और लास्ट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इतना सारा वेस्ट जनरेट हो रहा है, एनवायरनमेंट की इतनी कैपेसिटी है, हम इतना वेस्ट जनरेट कर देते हैं तो एनवायरनमेंट इतना वेस्ट अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इसके लिए देखो आजकल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, पार्क्स वगैरह में आपने देखा होगा कि पेपर का कचरा अलग बॉक्स में डालो, ग्लास का, कांच का कचरा अलग बॉक्स में डालो, ऑर्गेनिक वेस्ट जो है, जो किचन का वेस्ट है, खाने पीने का आइटम है, वो अलग डालो, प्लास्टिक अलग डालो। इस तरह से स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट हो। समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? अब एक छोटा सा एक टॉपिक और आता है, चिपको मूवमेंट एंड आपिको मूवमेंट। पहले तो डेट याद रख लो। चिपको मूवमेंट पहले हुआ था, कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के अंदर, 1973 की बात है। और इसी से इंस्पायर होके 10 साल बाद में, एग्जैक्टली 10 साल बाद में आपिको मूवमेंट देखा गया। कहाँ पर? कर्नाटका के अंदर। समझ में आया? दोनों मूवमेंट्स, चिपको और आपिको का मतलब ही क्या होता है? हक करना होता है। दोनों मूवमेंट्स क्यों हुए? पेड़ों की रक्षा के लिए। जब पेड़ों को काटा जा रहा था तो इस तरह से इन लोगों ने पेड़ों को क्या कर लिया था? ट्रीज को हक कर लिया था कि अगर आपको ट्रीज कट करने हैं तो आपको हमें भी कट करना
करना पड़ेगा। देख रहे हो मतलब कितना प्यार है पेड़ों के प्रति, हमारे एनवायरनमेंट के प्रति। तो वही है, चिपको मूवमेंट और आपिको मूवमेंट में क्या हुआ, इन विलेजर्स ने ट्रीज को हक कर लिया कि अगर आपको ट्रीज कट करने हैं तो आपको हमें भी कट करना पड़ेगा। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, एकदम नॉन वायलेंट मूवमेंट था और कहीं ना कहीं इन लोगों ने 12,000 ट्रीज को कटने से बचाया। लोगों की शर्तें क्या थी इसके बाद में कि अगर आपको कोई भी ट्री कट करना है तो सबसे पहले आपको लोकल लोगों से कंसल्ट करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी और साथ में शर्त थी कि अगर कोई भी ट्री किसी वाटर सोर्स, किसी नदी वगैरह, किसी स्ट्रीम वगैरह के 100 मीटर के दायरे के अंदर है तो आप उस पेड़ को नहीं काट सकते। साथ में अगर कोई पेड़ ढलान पर है, इस तरह से ढलान पर क्या, इस तरह से ऊपर जाकर है, 30 डिग्री के स्लोप पर अगर कोई पेड़ यहां पर बना हुआ है तो उस पेड़ को भी आप नहीं काट सकते। समझ में आ गया? डेट याद रखना, चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में 1973, आप ही को 10 साल बाद में कर्नाटका के अंदर 1983। करेक्ट है। लास्ट टॉपिक पर आ जाओ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो दो बातें होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट हो, बट डेवलपमेंट इस तरह से हो कि हम हमारे डेवलपमेंट के चक्कर में हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाए, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन वगैरह कुछ भी ना करे। एक तो पहली बात। दूसरी बात कि डेवलपमेंट हो, लेकिन डेवलपमेंट इस तरह से हो कि हम सारे ही रिसोर्सेज को, कोल, पेट्रोल वगैरह को खुद ही खत्म ना कर दें। हमें आने वाली जनरेशन को भी कुछ देकर जाना है। हम ये मान के चलना चाहिए कि हम लोगों ने ये सारे रिसोर्सेज इन लोगों से बोरो करे हैं, आने वाली जनरेशन से बोरो करे हैं और इन्हें हमें सूद समेत ये सारे रिसोर्सेज लौटा के जाना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट इस तरह से हो कि डेवलपमेंट करने के चक्कर में हम हमारे रिसोर्सेज को भी कोई नुकसान ना पहुंचाएं, रिसोर्सेज को भी खत्म ना करें, हमें आने वाली जनरेशन को भी ये रिसोर्सेज देकर जाने हैं। सोच समझ के यूज करें, अंधाधुन यूज ना करें। प्लस डेवलपमेंट ऐसे हो कि डेवलपमेंट के चक्कर में हम हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुंचाएं, हमें आने वाली जनरेशन को फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर, अच्छा एनवायरनमेंट देकर जाना है। दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है, हम हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के पीछे इतने पागल हो गए हैं कि हम सारे नेचुरल रिसोर्सेज, कोल, पेट्रोल वगैरह का क्या कर रहे हैं, बिना सोचे समझे यूज कर रहे हैं। अलग अलग तरह की हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं बिना सोचे समझे। कहीं ना कहीं हमारे लैंड की फर्टिलिटी खत्म होती जा रही है। आने वाली जनरेशन क्रॉप्स किस पर उगाएगी, वो लोग क्या खाएंगे बेचारे। इतना सारा हम जो माइनिंग कर रहे हैं, खुदाई कर करके कोल निकाल रहे हैं, आयरन निकाल रहे हैं, गोल्ड सिल्वर निकाल रहे हैं, मानो सारा का सारा हम ही खत्म कर देंगे, आने वाली जनरेशन को कुछ हमें नहीं देकर जाना। इतना सारा जो स्मोक निकल रहा है, आने वाली जनरेशन को हम कैसी एयर देकर जाएंगे, पॉल्यूटेड एयर देकर जाएंगे। तो जरूरत है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचें। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, तो उसके लिए हमारे पास में देखो कुछ स्ट्रैटेजीज हैं। नंबर 1 है कि हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करें। एक होते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, हाइड्रो पावर प्लांट्स हो गए, कोल, पेट्रोल वगैरह हो गए। इनकी वजह से ये चीजें आने वाले टाइम में कोल, पेट्रोल खत्म हो जाएगा अगर हम ऐसे यूज करते गए। और थर्मल पावर प्लांट्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स, इनसे बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज एनवायरनमेंट में रिलीज होती है। तो ये कहीं ना कहीं खराब है। इसकी बजाय हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करें, जैसे हम सोलर एनर्जी यूज कर सकते हैं, सूरज की रोशनी, विंड एनर्जी हम यूज कर सकते हैं। तो नंबर 1 हो गया रिलायंस ऑन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। गांव के अंदर स्पेशली एलपीजी का यूज करा जाए, गोबर गैस का यूज करा जाए। गांव में लोग क्या करते हैं, जो गरीब लोग हैं उनकी बात करें, जो बहुत गरीब हैं, लकड़ियां काटते हैं, ट्रीज कट करते हैं और उन ट्रीज से वो घर में चूल्हा जलाते हैं। उसकी बजाय वो एलपीजी यूज करें, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज करें या फिर गोबर गैस यूज करें। और इसके लिए हमारी सरकार एक योजना, एक स्कीम लेकर आई जिसका नाम है उज्ज्वला योजना, कि जो लोग गांव के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, सरकार उन्हें गैस सिलेंडर्स अवेलेबल करवाती है, वो भी सब्सिडाइज्ड रेट्स पर, बहुत ही कम रेट्स पर। सेकंड भी याद हो गया। थर्ड आता है सीएनजी इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज के अंदर जो बसेज हैं वो सीएनजी पर चले। सीएनजी का मतलब है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इस पर हमारी बसेस चले, जैसे हरियाणा के अंदर भी सीएनजी बसेस देखने को मिलती हैं, राजस्थान में जयपुर के अंदर भी सीएनजी बसेस देखने को मिलती हैं। इनसे कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन कम होता है। विंड पावर का यूज करा जाए, इस तरह से विंड मिल सेटअप करे जाएं। जब तेज हवाएं बहती हैं तो ये जो टरबाइन होते हैं ना, ये जो ब्लेड्स होती हैं, ये घूमती हैं, इनके घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती
है। तो इस तरह से हालांकि इन्हें इंस्टॉल करने की कॉस्ट ज़्यादा आती है, लेकिन इन्हें यूज़ करा जाए तो इसकी वजह से भी कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, सेफ है। सोलर पावर थ्रू फोटोवोल्टाइक सेल्स, हम लोग सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। इंडिया के अंदर तो इतनी सारी सनलाइट है, हम इस सनलाइट को यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। और इसके लिए हमारी सरकार ने एक अलायंस भी बनाया, एक ग्रुप भी बनाया जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। मकसद वही है कि कहीं ना कहीं इंडिया के पास में वो टेक्नोलॉजी आए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस सनलाइट का यूज़ कर सके इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। ये भी एक अच्छा तरीका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। मिनी हाइडल प्लांट्स, हम छोटे छोटे से हाइडल प्लांट्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे ये पीछे डैम है जहाँ पर पानी है, वाटर रिजर्वॉयर है, यहाँ से पानी तेज फ्लो में बहता हुआ आता है, नीचे यहाँ पर टरबाइन है, इस तरह से गोला सा है, वो गोला घूमता है। जो जनरेटर होता है ना, इसका काम होता है इस गोले को और तेज घुमाने का, इसको स्पीड को कंट्रोल करने का। और इस तरह से जब ये टरबाइन घूमता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी लोकल एरियाज में सप्लाई करी जाए। तो ऐसे छोटे छोटे से हाइडल प्लांट्स एस्टैब्लिश करे जा सकते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, हमारे बड़े बुजुर्ग जो चीजें करते थे ना, वो प्रैक्टिसेस सबसे ज्यादा सस्टेनेबल थी, तभी आज हम इतना अच्छा एनवायरनमेंट एंजॉय कर पा रहे हैं। और इनोवेटिव भी थी, कुछ ना कुछ नया भी था। जैसे वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस करते थे, अलग अलग तरह के पेड़ उगाते थे। हमारे यहाँ पर देखो 15,000 तरह के पेड़ पौधे हैं, उसमें से 8,000 पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, जिन्हें हम दवाई की तरह यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अश्वगंधा हो गया, लेवेंडर हो गया, जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया, टर्मरिक, हल्दी वगैरह हो गया। तो हम भी उनकी टेक्निक्स को फॉलो करें, उनकी प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, इस तरह के पेड़ वगैरह उगाएं, अपने आप क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। बायो कंपोस्टिंग, हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, जब फार्मिंग करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करा जाता, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक इनपुट्स, एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट का यूज करा जाता है, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, लंबे समय में हमारा जो लैंड है वो फर्टाइल रहेगा। बायो कंपोस्टिंग कर सकते हैं, जो एनिमल्स और प्लांट्स का वेस्ट होता है उस पर अर्थवॉर्म्स छोड़े जाते हैं, केचुए वगैरह छोड़े जाते हैं और उसे खाद में कन्वर्ट करा जाता है। उस खाद को हम यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, क्रॉप्स वगैरह उगाने के लिए। और लास्ट है बायो पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट को, कीड़े वगैरह लगने से बचाने के लिए क्रॉप्स को हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं ना। पेस्टिसाइड्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, पेट्रोल का यूज होता है। उन पेस्टिसाइड्स को यूज करने की बजाय हम कुछ नेचुरल चीजें कर सकते हैं, जैसे हम नीम का यूज कर सकते हैं, हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, एक बार एक क्रॉप उगाई, फिर दूसरी क्रॉप उगाई, फिर एक क्रॉप उगाई, फिर दूसरी क्रॉप उगाई, या फिर एक ही जगह पर अलग अलग तरह की हम क्रॉप्स उगा सकते हैं, मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं। इसकी वजह से अपने आप क्रॉप्स के अंदर कीड़ा नहीं लगेगा, पेस्ट नहीं लगेगा। और पेस्टिसाइड्स का यूज कम करें, नीम वगैरह इस तरह की नेचुरल चीजें हम ज्यादा करें, कहीं ना कहीं हम पेस्ट अटैक को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी 9 स्ट्रैटेजीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। यहाँ तक ही था, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर ये लास्ट वाला पार्ट ही था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास में कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं। तो 8 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। कल हम लोग करेंगे हमारा लास्ट चैप्टर, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। 9 डेज कंप्लीट होंगे। देन लास्ट क्लास में हम लोग करेंगे पूरी बुक का रिविजन, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ तक का अच्छे से पढ़ के रखना। मुझे बताना लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना यार, मैम के एफर्ट्स अगर अच्छे लग रहे हैं लाइक कर देना, कमेंट करके बताना। आपका लाइक, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। ओके, आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।